मैं आपसे इंटरव्यू उसी वक्त करूंगा मैडम जब आप बुर्का पहनेंगे। मैं अपने जब घर को जाता हूं तो बिल्कुल मेरी जबान बंद हो जाती है और मैं स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पर अमल करता हूं। आप सवाल करिए ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैं कभी किसी एक रिलीजन के खिलाफ ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ एक सिक्के के दो रुख हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। अभी अभी आप पे गोली चलाई गई इन द मिडिल ऑफ एन इलेक्शन रैली। आप ठीक है सर? आप कैसा फील कर रहे हैं बताएं। मैं बहुत अच्छा हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने अपने फजल से और आप जैसे तमाम जो लोग वेल इंटेंशन लोग हैं जिनकी दुआएं थी हमारे साथ थी, तो मैं और हमारे पूरे साथी महफूज हैं और हशाश बशाश हूँ। अपने नॉर्मल अपने पार्टी के कैंपेन में मैं जा चुका हूँ और आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात है सर। सर कहीं ना कहीं आपको लगता है दैट सच अ बिग इंसिडेंट इट डिड नॉट काइंड ऑफ रिसीव्ड द सेम बैकलैश एज इट शुड हैव रिसीव्ड? देखिए, हकीकत तो यह है कि इस हमारे देश में, मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि ये जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और इनके रेडिकलाइजेशन की वजह से जो अंग्रेजी में जो शब्द है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी का अदरिंग हो चुका है। तो ये जो अपने आप को जो पार्टीज जो सेकुलरिज्म का निकाब ओढ़कर धोखा देते हैं, उनकी नजर में ये है कि वो डरते हैं लफ्ज मुसलमान बोलने के लिए भी। तो ये हकीकत है। इससे मैं कोई यूपी का इलेक्शन है सामने इसलिए नहीं कह रहा, बल्कि ये सच्चाई है। अब मगर मुझे उम्मीद है कि यूपी की जनता हो या देश की जनता हो, ये इन गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी, और जो लोग दबाना चाहते हैं, हमारी आवाजों को बंद करना चाहते हैं, वो अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में लड़के उसको हासिल करेगी। मगर ये बताता है कि किस तरीके से ये लोग बिल्कुल बेखौफ होकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और एक पिछले 2.5-3 महीने से ये लोग रेगुलर हमारी जनसभाओं में, मीटिंग्स में आ रहे थे और पूछते भी थे दौलाना में लोगों से कि भाई ओवैसी साहब कब आ रहे हैं यहाँ पर, बताइए हमको क्या प्रोग्राम है। तो ये तो पूरी वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी है, दो लोग इसके पीछे नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब इस बात का है कि वहां की लोकल पुलिस ने बड़ी सहानुभूति दिखाई इन दो शूटर्स के बारे में, और पुलिस कस्टडी भी नहीं लिया गया है और डायरेक्ट उनको जुडिशियल रिमांड में दे दिया गया है। उन पर यूएपीए उन लोगों पर ही लग सकता है अगर कोई फेसबुक कमेंट में किसी क्रिकेट मैच पर कमेंट करेंगे या कोई स्पीच दे देंगे तो यूएपीए लग जाता है। यूएपीए भी नहीं लगा, 120 भी इन पर नहीं लगा। तो ठीक है, हम तो पार्लियामेंट में कहें कि अब ये तो सरकार का काम है, कोई इंसाफ करें। अगर वो इंसाफ करना चाहते हैं तो इंसाफ करें, वरना तो ये तो देश देख रहा है और हम आवाम की, जनता की अदालत में अपनी इस बात को रखेंगे। मगर मैं एक एक कॉशन करना चाह रहा हूं बीजेपी को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर आप इसी तरह अदरिंग करते रहेंगे मुसलमानों की, मेरा छोड़िए, मेरी कोई जिंदगी की अहमियत नहीं है, मैं कोई देश से बड़ा नहीं हूं, मगर देश को सोचिए। अगर यही आपका मेंटल माइंडसेट बना हुआ है तो याद रखिए, ये मेजॉरिटेरियन फॉर्म नहीं बल्कि हमारी पॉलिटिक्स जो इजराइल में आज हो चुकी है, ऐसे कई एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स जो इजराइल में है, वही तरह यहाँ पर हो जाएगा। और इन तमाम बीजेपी पार्टी को, दीगर पार्टीज को सोचना है कि ये रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं। अगर आप किसी रेडिकलाइजेशन के एक्सपर्ट से पूछेंगे कि वो बोलेगा कि देखिए ये लोग सैयद कुतुब की किताब पढ़ते हैं, ऐमन अल ज़ोहरी के थॉट से मुतासिर हो गए, या फिर फुला बोलेंगे। भाई अब ये लोग किसकी किताब पढ़े, किससे रेडिकलाइज हो गए कि इनको गोली पर भरोसा है, इनको कोर्ट्स पर भरोसा नहीं है, इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, संविधान पर भरोसा नहीं है। हाँ, मैं डिफरिंग व्यू पॉइंट है। अगर कोई शूटर मुझे गोली चलाने के दिन अपने फेसबुक पर मेरी वो स्पीच को अपलोड करता है जहां पर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करना एक संविधान में मेरा बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है। अगर आप क्रिटिसिज्म को जान के ऊपर जान ले लेंगे गोली चलाकर, तो फिर आप सोचिए कि ये देश किस राह पर जा रहा है। देखिए, पावर इज नॉट इटर्नल। आज आप पावर में, कल कोई नहीं रहेगा। और अगर आप इसको जस्टिफाई करेंगे, मुख्यमंत्री किसी एक टीवी चैनल इंटरव्यू में कहा कि ओवैसी को अपनी स्पीचेस को देख कर देना चाहिए। अगर मैं पिछले 6 महीने में कोई स्पीच दिया हूं
जो कानून का वायलेशन करता है, तो आपको कौन रोका मुझ पर एक्शन लेने के लिए? इनको कौन रोका कि जाकर पुलिस में कंप्लेन करते? इनको कौन रोका कोर्ट्स के पास जाते? मगर जब ये खुद ये समझ रहे हैं कि हम रूल बाय गन करेंगे, रूल ऑफ लॉ को हम खत्म कर देंगे, तो फिर देश में अनार्की पैदा होगी और ये बीजेपी को पॉलिटिकली बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। जो एनडीए 1 में गलती हुई थी, बीजेपी वही कर रही है। अब ये होश के नाखून लेंगे नहीं लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, ग्राउंड पे हम भी यूपी में है, कि अरे सर को इसलिए भी सिंपैथी कहीं नहीं मिलता है, इसलिए भी लोग ज्यादा नहीं बॉदर्ड हुए, क्योंकि ये एक दिस इज अनदर ड्रामा एपिसोड जस्ट टू पोलराइज द इलेक्शन, की पूरा स्पॉटलाइट फिर से वो हिंदू मुस्लिम पे चला जाए, क्योंकि इतने बेवकूफ है कि यूपी के शूटर की नीचे पहियों पे गोली मारते हैं, ऐसा ऐसा सब बोल रहे हैं। तो उस पर आपको क्या लगता है सर, उन लोगों को कन्विंस करने के लिए? दिस इज नॉट माई I'm just asking you the question which people feel on the ground. देखिए, एक बात समझिए कि मैं क्यों अपनी जान को खतरे में डालूंगा और साथ में मेरे जो लोग हैं उनकी जान को खतरे में क्यों डालूंगा? और अगर रवा सवाल के वो नीचे लगी गोली तो ठीक है, आप लोग अपनी गाड़ी में बैठिए, जाहिर है जिनके पास लाइसेंस वेपन होगा तो उनसे कहिए कि भाई 9mm रिवॉल्वर से 4 राउंड मेरे डोर पे मारो। मैं क्या बोलूं इन लोगों को? तो अब ये इसमें तो कोई अब इस तरह के जहन रखने वाले तो मेरे ख्याल से इनको साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा कि हर चीज में अगर वो लोग इसको राजनीति के चश्मे से देखते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी क्या अब जब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन एक्सप्रेस हो या दूसरा मीडिया हो, वो रिपोर्ट कर रहा है, हर टीवी चैनल्स भी कर रहे हैं कि इनका मकसद था हमारी जान लेने का। जब पहली गोली चली तो एक जोरदार आवाज थी, हम थोड़ा चमक गए कि कहां से आवाज आई। जब हमारे बाजू यामीन खान ने कहा कि भाई सामने से गोली मार रहे, हमला हो रहा है, तो मैं भाई गाड़ी तुम मारो। गाड़ी यामीन ने फौरन, सामने हमारी गुलाम साबिर साहब गाड़ी थी, हमने 2-3 मरतबा गाड़ी से हमारे उसको बहुत तेजी से मारा, वो गाड़ी हटी, हम निकले, जब तक और 2 राउंड उन्होंने फायरिंग कर दी। पीछे माजिद हुसैन गाड़ी से कूदते हैं, हमारे एक्स मेयर, और उस अटैकर पर भागते हैं उस तरफ, और वो फिर गाड़ी और एक रिवॉल्वर से एक फायर करता है। फिर एक वो जो फॉर्च्यूनर के जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने अपनी गाड़ी के टायर से एक को इंजर्ड किया, वो जो लाल हुडी पहना हुआ था और जो व्हाइट जैकेट या शर्ट पहना, तो वो बैरिकेड कूदकर भाग गया। तो अब अगर इस पर भी अगर इन लोगों को लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो या तो ये लोग इस्लामोफोबिया से की बीमारी के मरीज बन चुके हैं, या फिर इनको हमसे इतनी नफरत है कि ये लोग सच्चाई को नहीं देखना चाहते। इसमें क्या पॉलिटिकल फायदा है? इसमें तो भाई हमारी जान लेने की कोशिश की गई थी। और अगर कोई भी इंसान हो, कोई आग में जाता है कूदने के लिए, और हम तो कैंपेन कर रहे हैं पिछले 6 महीने से। अच्छा, किठौर में, मेरठ में, उससे पहले हमने 4-5 जगह पर पैदल यात्रा की, जनता से मुलाकात की। तो इसमें अगर इस तरह की ये सोच है तो फिर ये समझ नहीं रहे रेडिकलाइजेशन के हमारे उस पॉइंट को। और खुदा ना खास्ता अगर ये लोग उन पर पलट जाएंगे, और पलटेंगे, क्योंकि ये तो रेडिकलाइजेशन की अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो अगर आप कोई फ्रैंकेनस्टाइन को या हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर को क्रिएट करते हैं तो वो क्रिएटर और जो लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करते उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो खैर मुझे कोई फिक्र नहीं है इनकी हमदर्दी की, ना मैं इनका मोहताज हूं। मैं हमेशा जमीन और आसमान के बनाने वाले का मोहताज था रहूंगा, और पॉलिटिकली जनता के हम मोहताज हैं। अब ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके पास बड़ी थ्योरीज है, तो ठीक है, मैं अपना सफर तो जारी रखा हूं, मेहनत करते रहेंगे। सर, आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि ये 2 लोगों की सिर्फ बात है, ये बहुत आपको लार्जर कॉन्स्पिरेसी लग रहा है? हु डू यू थिंक इज बिहाइंड दिस लार्जर कॉन्स्पिरेसी? नहीं, मैं XYZ या ABCD नहीं कह सकता, आपको पिन पॉइंट नहीं कर सकता, मगर मुझे यकीन है कि ये 2 लोग नहीं हैं। इनके पीछे बहुत से दिमाग हैं जो इनको तैयार किया गया, जो इनको मटेरियल सपोर्ट दिया गया, जो इनको टेक्निकल सपोर्ट दिया गया, जो इनको आर्म्स दिए गए, और उनको
ये बताया गया कि किस तरह से वेपन को यूज किया जाना चाहिए। और अगर आप कोई बैलिस्टिक एक्सपर्ट को, मेरी बात की यकीन मत करिए, उनको बिठाकर पूछिए कि जिस तरह से स्ट्रेट आर्म रखकर वो लोग मारते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ वो टर्मिनोलॉजी में, नहीं, वॉर काउचिंग कुछ बोला जाता है उसको। क्योंकि अगर आप 1-to-1 किसी को मारते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं रहता कि आप एम करें, आप सिर्फ टारगेट तरफ देखकर मारते रहते हैं। तो ये इनको कौन सिखाया, कहाँ पर इनको ये प्रैक्टिस दी गई थी, कहाँ पर ये लोग? आपको क्या लगता है सर, आपका कुछ तो होगा, आपने तो कुछ सोचा होगा कि मुझे लगता है ये इनके पीछे है, बताइए सर हमको। नहीं, मैं तो हम तो यही कह रहे हैं ना, इसीलिए अगर पुलिस कस्टडी लेती है उनकी 1-2-3 दिन के लिए, उनके ऊपर 120B की धारा लगती, और जैसा कि आप पुलिस कस्टडी नहीं लेना चाहते, बड़ी सहानुभूति नरमी दिखाते हैं उनके ऊपर आप। और मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पॉसिबिलिटी है। प्रयागराज में एक धर्म संसद हुआ आज से 1 हफ्ता पहले। आप खुद अपने जराए से मालूम करवा लीजिए कि जितने बड़े बड़े महाशय वहां पर आए थे, उन सब ने हमको गाली दी, उन सब ने हमको जान से मारने की बात की, उन सब ने कहा कि इसको पीट दो, इसको मार दो। अब ये इतना ओपनली बोला जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एग्जिस्टेंस में आने के बाद भी, और उसके बावजूद भी यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका नोट नहीं लेती, तो ताज्जुब होता है। फिर जो हरिद्वार में और फिर रायपुर में जो हुआ, उस पर भी आप देख लीजिए कितनी खामोशी है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। तो वो जो हरिद्वार रायपुर में हुआ, रायपुर में तो कांग्रेस स्पॉन्सर्ड धर्म संसद था, हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट जो सत्ता में है। आप वहां पर एक को अरेस्ट करते, उसके बाद जो महिलाओं के बारे में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में जो गंदगी बोली गई, ये यानी आप समझ नहीं रहे हैं कि ये रेडिकलाइज हो चुके हैं लोग। अगर आप इनके रेडिकलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप तो देश के साथ आप धोखा कर रहे हैं। तो आप बोल रहे कांग्रेस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिकलाइजेशन? इससे पहले आपसे बोलते थे कि बीजेपी इस तरीके का करती है या आरएसएस करती है, आपने नहीं, आप बोल रहे रेडिकलाइजेशन के लिए तो सब जिम्मेदार है ना। अगर आप लफ्ज मुसलमान अपने मन से कहने से कतराते हैं, अगर आप एक मुसलमान को अपने बाजू बिठाने से मंच पर डरते हैं, तो वो ही आप उन रेडिकलाइज लोगों को कामयाब कर रहे हैं आप। अब जैसा कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने पार्लियामेंट में स्पीच दी कि भारत दो भारत बन चुके हैं, एक दौलत के एतबार से। मैं नहीं मानता उस बात को। भारत दो कौन से हैं? सच्चाई ये है कि एक मोहब्बत पर जो भारत हमारे मुजाहिदीन आजादी ने बनाने का ख्वाब देखा था और उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारत की बुनियादें हैं आजाद हिंदुस्तान की आजादी की, वो मोहब्बत पर बनाई गई। उसकी मिसाल संविधान है। संविधान के अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो उसमें नफरत नहीं है, मोहब्बत है। अब जो भारत बन रहा है वो नफरत की बुनियाद पर बन रहा है। आप इस पर बात ही नहीं करेंगे। भाई इतनी नफरत क्यों पैदा हो रही है? कहां पर पैदा हो रही है? क्यों पैदा हो रही है? इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, जहां पर उन स्टेट्स में आपकी सरकार है, जहां पर बीजेपी भी है, जहां पर कांग्रेस भी है, जहां पर मुख्तलिफ रीजनल पार्टीज हैं। आप ही तो कर रहे हैं ना। अगर आप ही उस एजेंडे को, या तो आप खामोश बैठ रहे हैं, या फिर आप उसको टैकल नहीं कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर दे रहे हैं, तो फिर आप उस मोहब्बत को कहां पर आप बढ़ावा दे रहे हैं? करेक्ट है सर। आपने जेड सिक्योरिटी लेने से भी मना कर दिया असद साहब। मेरा मानना यह है कि जो लोग हमको वोट डालते हैं, जो आम जनता है, आप उनको सुरक्षा प्रोवाइड करिए, उनका तहफ्फुज़ करिए, उनको सिक्योरिटी दीजिए। जब उनको सिक्योरिटी मिलेगा तो एमपीज ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएंगे। ये कौन सी बात है कि ओवैसी को जेड कैटेगरी मिलेगी और पीलू खान को, इखलाक को, हाथरस की वो बच्ची को, जिसका आपने एक तारीखी हिस्टोरिकल उसका कवरेज किया था, उनको आप नहीं देंगे? ये एक उल्टा मामला है। क्यों भाई? एक आम जो गरीब है, जिस पर जुल्म किया जा रहा है, जो वल्नरेबल है,
और उनको मारने वालों में कोई डर नहीं है कानून का ना पुलिस का। आप उनको प्रोवाइड करिए। और मैंने कहा कि जेड कैटेगरी मुझे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अब ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। जो मेरा शुरू में जो बात की थी, द अदरिंग ऑफ मुस्लिम्स जो हो रहा है, उसमें ए कैटेगरी का सिटीजन बनाइए, शहरी बनाइए, ताकि मेरी जान की कीमत, आपकी जान की कीमत और इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल रहे हैं मुझे ही मिले। बराबरी की, हिस्सेदारी की जो बात है, इक्वालिटी की जो बात संविधान करता है, वो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात करता है ना। तो आप सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्यों नहीं पैदा करते? आप सिर्फ हमको एक वोटर एटीएम की वोट की मशीन समझते, और हमारे दिमागों में प्रोग्राम कर दिया गया, खासतौर से मुसलमानों के, कि आपको सेकुलरिज्म के कूली बना दिए और हराओ कम्युनल पार्टीज को। क्योंकि मुसलमान यही करते रहेंगे और आप फिर इनको दबाते भी रहेंगे। ये रेडिकलाइजेशन पे आप कुछ बोलेंगे नहीं, शब्द नहीं बोलेंगे, आप हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, ये कैसे होगा बताइए फिर आप? तो आप उन जगह पे जहां बीजेपी का हारने का चांस है, आप ऑपोजिशन को हार्म करने के लिए आप चले आते हैं। तो इस पे आपका क्या है सर रिएक्शन? मेरे को एक बात बताइए मैडम, 2019 का लोकसभा चुनाव तो मैं नहीं लड़ा, आपने सपा और बसपा से अलायंस किया। उस नेता को इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई 75% मुसलमानों ने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर तुमको वोट दिया, उसके बावजूद भी तुम्हारे पार्टी से 5 जीते, 3 मुसलमान, एक पिताजी और एक बेटा, 15 लोकसभा सीट सपा और बीएसपी निकाल पाई। फिर आप हार गए कैसा भाई? क्यों हार गए? 2014 में नहीं लड़ा, आप क्यों हार गए? बीजेपी को 75 के करीब शायद एमपी के सीट्स पर कामयाबी मिली। 2017 हम लड़े, चलिए जितने सीट हम 30, 35, 30, 32 लड़े, 400 है ना, वहां पर क्यों नहीं जीत पाए आप? और फिर हम ये कहना कि आप हमारा खेल बिगाड़ने आए। आप क्या वोटर को अपना कैदी और गुलाम समझते हैं? ये आपकी मानसिकता है, ये आपका माइंडसेट है? आप बताइए ना। आपने, अगर आप सत्ता में थे जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, आपने केसेस में चार्जशीट नहीं डाली, आपने जिन मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ उनसे आपने मुलाकात तक नहीं की, आपने सफाई में और कल्चरल गाने का प्रोग्राम बनाया, मुंबई से फिल्म स्टारों को उतारा और कैंपों को आपने रोन दिया वहां पर। आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस सैंक्शन नहीं किया। कहां से मैं बोल रहा हूं? कैरावान की मैगजीन की रिपोर्ट है, आप सैंक्शन नहीं दिए केस लड़ने का। आप खुद करते हैं ना ये चीजें, और आप हम पे उंगली उठाते हैं कि खेल बिगाड़ रहे हैं। मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मेरी जिंदगी, मेरी लड़ाई नहीं है ये। अब उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज ये तय कर चुका है कि जैसा बीजेपी एक नारा लगाती कि हम नून खाएंगे और पार्टी को जिताएंगे, समाजवादी के लोग बोलते कि भैया तुझ पर हमारी जवानी कुर्बान, तुझको जिताएंगे। अब ये दबा हुआ समाज, अल्पसंख्यक समाज ये नारा लगा रहा है कि रोटी नून नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और पतंग और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को जिताएंगे। आप अपनी गलतियों को देखते ही नहीं है ना। अगर आप कोविड के सेकेंड वेव में अखिलेश यादव कहां नजर आए बताइए? हाथरस जब हुआ कहां नजर आए? आप खुद बोलिए मैडम, आपने हाथरस को कवर किया था, कहां नजर आए वो? और अरे आप हार जाएंगे। अच्छा, ये मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव साहब की मेजोरिटी क्यों कम हो गई? मेरी वजह से। आप क्या कर रहे हैं? और जितने आपके मुस्लिम नेता समाजवादी के हैं, उनके एक सहयोगी एलाई पार्टनर्स कह रहे हैं कि 45% टिकट्स अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के मुस्लिम नेताओं के काट दिए। मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं, आप खुद काट रहे हैं। आप तो ये समझ रहे हैं कि मुसलमान के पास कोई चॉइस ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, वो हालत मजबूरी में हमको वोट देगा नहीं, अब विकल्प है। एमआईएम एक विकल्प के तौर पर उभर चुका है और हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, ये जानते नहीं है। हमारे 18-19 जिला परिषद में हम नंबर जीत कर आए, 20-22 पर हम सेकंड नंबर पर आए, 12-15 पर तीसरे नंबर पर आए। हमारा संगठन है। अच्छा, यही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना की सपोर्ट करती है। इनकी जबान बंद हो जाती है जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि हमारे पार्टी के मेंबर्स ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया। वहां पर इनकी जबान नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती जबान इनकी? अच्छा, और एक बात, ये समाजवादी के जो 45 एमएलए जीते उसमें मुसलमान जीते। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए,
या इनको देने के लिए बोलिए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपने अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए क्या पूछा? आपने कितने सवाल किए? 22 मुसलमानों को CAA NPR NRC के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनको जान ले ली गई, और जस्टिस सुदर्शन रेड्डी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट जज, उन्होंने कहा कि उनकी जान लेने के लिए उनको कत्ल कर दिया गया। आपने उठाया वहां पर असेंबली में? आपने पूछा योगी से? मदरसा मॉडर्नाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को अपना शेयर देना है, 5 साल से एक पैसा नहीं देते हैं। किसने उठाया? मैंने उठाया, क्वेश्चन डाला, मुख्तार अब्बास नकवी को मजबूर किया, मगर अभी तक पैसा नहीं मिलता है। आप करते क्या है? आप चलिए मेरे साथ, जहां जहां मुस्लिम बाहुल इलाके हैं जो कहते हैं ना कि इनका वोट काट रहे हैं, इंसानों के रहने की बस्ती है वो। स्कूल नजर आता है तुमको वहां पर, अस्पताल नजर आता है वहां पर, गंदगी भरी हुई है, ढेर पड़े हुए हैं कचरे के, और आप कहते हैं कि वोट डालो। आप ये भी नहीं करते जहां से आपका विधायक जीत कर आता है। कौन सा आपने काम किया? संभल की मिसाल ले लीजिए, कहां बनता है आपका तहसील का ऑफिस? संभल के बाहर। कौन सा आपका कंट्रीब्यूशन है बताइए। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराओ और हमारे से दरी बिछाओ। हम ये नहीं कर सकते ना, ये नहीं होना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि हिस्सेदारी मिले, लीडरशिप पैदा हो जो अखिलेश यादव की गुलामी से, उनके खौफ से आजाद हो जाए। इश्यूज है ना भारत की जमहूरियत में, जब रियलिटी क्या है कि हर समाज के एक नेता है, उनका लीडरशिप है जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है, उनकी आवाज उठती है। यहां पर कुछ है ही नहीं, यहां पर दबाया जाएगा, कुचल दिया जाएगा और इज्जत नहीं दी जाएगी, बेइज्जती मुकद्दर बनाकर रख दिया जाएगा। हम पुलिस के गोलियां भी हम खाएंगे, फसादात में भी हम मरेंगे, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा। आपको इनसे पूछिए समाजवादी नेता से, काश वो होते यहां पर। पूछता मैं कि सबसे ज्यादा गरीबी, हम स्टडी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गरीबी इंपेरिकल एविडेंस के साथ बता रहा हूं मुसलमानों में है। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड मुसलमान है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन उत्तर प्रदेश से मुसलमानों का होता है, सबसे ज्यादा पैसा भिजाने वाला उत्तर प्रदेश को माइग्रेंट मुसलमान है, सबसे कम ग्रेजुएट मुसलमान है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट मुसलमान है, सबसे कम अगर किसी के पास 5 एकड़ जमीन है तो 1.70 मुसलमान है। ये मैं जिम्मेदार हूं इसका। इसी से तो हमको गुस्सा आता है, तकलीफ होती है कि जब सब लोग किसी ना किसी हद तक इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ गरीबी है, मगर इतनी गरीबी तो नहीं है कि बच्चों को स्कूल को नहीं भेजा सकते हम लोग। अब बताइए फिर क्या हो रहा है फिर? और उस ऊपर से बोलते नहीं गुलामी करो, ये वोट ले रहे, वोट लेंगे बराबर। तुमको, तुम्हारा दिमाग जो तुम आसमान पे तुम उड़ रहे हो, तुमको जमीन पे लाएंगे, हम कामयाब करेंगे अपने पार्टी के और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। क्यों कंपटीशन क्यों ना हो जिंदगी में? क्या कोई आप ठेकेदार हैं? आप वोट लेते जाएंगे? क्या बात है? अगर आप मुझसे पूछते कि योगी का गवर्नेंस, तो मैं आपको बताता हूं कि 5 साल में इन्होंने भी मुस्लिम अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ नहीं किया। आपकी स्कॉलरशिप की स्कीम बकवास, आपको 1100 के करीब करोड़ रुपए मिले MSDP स्कीम में, आप उसे 15% आपने खर्च किया। मैंने RTI एप्लीकेशन डाला कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घर तो सैंक्शन है, फिजिकल हैंडओवर नहीं हुआ एक मुसलमान को भी उत्तर प्रदेश में। ये जो 22 लोगों को, बच्चों को गोली मारी गई, क्या था बताइए? आप तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम पर हमला हो जाता है। गंगा पर लाशें तैर रही थी, बीजेपी की सरकार नजर नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट यूपी में 2.9 के करीब था, आज 4 पॉइंट के ऊपर हो चुका है, और 50% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। टेक्निकल एजुकेशन के 46, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होल्डर 61% अनएम्प्लॉयड है। ग्रोथ रेट गिर चुका है यूपी का। तो किस बुनियाद पर? आपने इन्हें कुछ किया ही नहीं ना बीजेपी ने भी। मगर ये बोलना कि ओवैसी का ज्यादा, अरे ओवैसी को हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी और सपा, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ एक सिक्के के 2 रुख हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक मुस्कुराकर मुस्लिम लीडरशिप को अपनी पार्टी में खत्म कर रहा है, और एक खुलेआम डिसएम्पावर कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को उनका शेयर नहीं दे रहे हैं। तो ये बी टीम जो है सर, इसका क्या मतलब है? ये मुझे तो सही में, मैं ऑनेस्टली मतलब आपसे जानना चाह रही हूँ एज अ पर्सन who doesn't understand, let's say doesn't understand politics at all, नॉर्मल जनता। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि असद सर से जरूर पूछिएगा ये बी टीम क्यों बोला जाता है उनको? बी टीम ये क्या चीज है सर, बी टीम ऑफ बीजेपी? अब इन लोगों को
बताना पड़ेगा कि तो हम कह रहे हैं ना कि भाई 19 में आप कैसे हार गए? आप थे क्या बी टीम? आपने 14 में आप हार गए, आप थे बी टीम, हम तो नहीं लड़े। 17 में तो आप और राहुल गांधी मिलकर लड़े, बीएसपी लड़ी। अच्छा एक बात बताइए मैडम, ये कभी आपने सुना इनकी जबान से कि भाई हम हार गए क्योंकि हमको हमारे यादव ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे वाल्मीकि पासी ने वोट नहीं दिया? कभी नहीं बोलेंगे। इनकी जबान हिम्मत नहीं करेगी बोलने के लिए, इसलिए कि अपने समाज से बड़ी इज्जत करते हैं। और जब बात आएगी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की, तो वोट खाने आया ओवैसी। अरे तुम हार गए, तुमको क्यों हारे तुम? डेटा है ना, सीएसडीएस का डेटा है। बिहार में हम चुनाव लड़े, आप अलायंस करने के लिए तैयार नहीं थे। 19 सीट लड़े, मैं बोल बोल के थक चुका हूं। हम 5 जीते, 9 पर गठबंधन जीता, 6 पर बीजेपी जीती, एनडीए जीता। और वो 9 और 6 मिलाकर देखिए, जहां पर हमारे वोट हमने लिए वो इतने नहीं थे कि हम जहां पर 9 गठबंधन जीता वहां पर बीजेपी जीत जाती, बल्कि जहां पर 6 एनडीए जीती वहां पर वो जीत जाते। आप तो हर जगह हार रहे हैं ना। आप तो कंपटीशन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे ज्यादा वो हैं, तो आप ही तो कर रहे हैं। और बी टीम का जहां तक मामला है, मैं कह रहा हूं कि मैं ए प्लस टीम हो चुका हूं, अभी तरक्की मुझे मिल चुकी है। अच्छा। हाँ, मैं यकीनन अपने घर में बी टीम हूं। मैं इस बात को ऑफिशियली मानता हूं कि मेरे घर में मैं बी टीम हूं, क्योंकि मैं अपने जब घर को जाता हूं तो बिल्कुल मेरी जबान बंद हो जाती है और मैं स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पर अमल करता हूं। किसकी बाहर सर? निकल, अब वो छोड़ दीजिए, वो आपको कभी हम घर बुलाएंगे, आपको हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। मैम की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अभी किसी की बात नहीं कर रहे हैं। घर को जाना है वापस हमको, मार्च के बाद चले आएंगे। तो अब पूरे दरवाजे तो अब सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, एक दरवाजा खुला है, उसको खुला करने दीजिए। पर जो लोग को ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ज्यादा ये पॉलिटिकल है, ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, वो थोड़ा सा घबराते हैं आपसे। उनको लगता है कि आप एक तरीके से, जैसे अगर वो कहते हैं कि अगर बीजेपी को हम एक एक्सट्रीम बोलते हैं तो आप ऑपोजिट एंड का एक एक्सट्रीम ही है। आप भी कभी कभार एकदम गुस्से में हो जाते हैं, हिंदू विरोधी बातें कभी कभी कर देते हैं। आपके भाई भी हैं, अकबर सर भी हैं, वो भी प्रोवोकेटिव स्पीचेस देते हैं। तो कभी कोई ओवैसी सर को क्यों नहीं पूछता है? तो मैंने कहा अच्छा चलिए हम रखें आपका सवाल सामने। मैं आपके जिन लोगों ने आपसे इस तरह का सवाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आपको सवाल करने का इख्तियार है, बराबर है, आप सवाल करिए ताकि आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मैं कभी किसी एक रिलीजन के खिलाफ ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। और अगर मेरी कोई किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ कोई बात है तो प्लीज आप मुझे बताइए, मुझे आप आकर मेरे सामने पूछिए, देखो ये तुमने कहा था, बताओ इस पर क्या कहना है। अगर मैं कमजोरों मजलूमों का, अल्पसंख्यक समाज के जस्टिस का मुतालबा कर रहा हूं, तो भाई वो तो जरूरी है ना। संविधान में सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कही गई है। अब अच्छा मेरे पास हैदराबाद में कई नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स है। अच्छा, उनका सवाल देने के लिए मैं बता रहा हूं, अमित शाह जिस वार्ड में आए थे वहां पर उन्होंने कैंपेन किया जीएचएमसी हैदराबाद के इलेक्शन में। उस वार्ड को हम जीते जहां पर 20,000 नॉन मुस्लिम वोटर्स थे, जिसमें 10,000 के करीब बंगाली वोटर्स थे। बीजेपी के एक एक्स सीएम आकर पुरानापुल वार्ड में काम किए। मेरे पार्टी से राजमोहन ने चौथी मर्तबा कॉर्पोरेटर बना 10,000 की लीड से। एक कारवान में स्वामी यादव है, वहां पर पूरे ओबीसी समाज ने मिलकर कहा कि नहीं, एमआईएम हमारा काम करती है, हम बीजेपी को काम नहीं करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। वहां पर कामयाबी मिली। औरंगाबाद में हम लोग मेन अपोजिशन पार्टी थे, वहां पर बड़ी तादाद में हमारे नॉन मुस्लिम दलित भाई भी थे, कॉर्पोरेटर है। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा है, इसका शिकार मत होइए। आपने अच्छा किया मुझसे सवाल करके। मैं सर ये आपसे जानना चाहूंगी, अभी स्कूल में सर, कर्नाटका में स्कूल में बच्चियां इतने टाइम से स्कूल के बाहर बैठी हैं, वो हिजाब पहनती हैं, उसके ऊपर भी उनको स्कूल से निकाल दिया गया है, उनको क्लास अटेंड नहीं करने दिया जा रहा, और इस बात को बहुत लंबा समय हो गया। जहां तक ये जो कर्नाटका का मामला है, अगर बीजेपी का अगर आप देखेंगे रैली हो रही है
और बीजेपी की रैली में सबको बुर्का पहना कर लाकर बिठाते हैं नकाब के साथ। अब आप ये बताइए कि भैया वहां बैठेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं है, उनको लाकर आप बिठाएंगे, लाया गया, बैठे, क्या है वो नहीं मालूम, मोबिलाइज किया गया। अब आप कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं, मैं इनको पावर करना चाहता हूं, मैंने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अगर मैं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने चॉइस को एक फंडामेंटल राइट करार दे दिया, चॉइस को 377 के मामले में सब। भाई जब चॉइस एक फंडामेंटल राइट बन चुका है तो मैं क्या पहनता हूं, कैसे पहनता हूं, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? आप होते कौन है? चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? अगर वो बच्चियां हिजाब और निकाब पहनकर आ रही हैं तो पढ़ने आ रही है ना। और अफसोस की बात यह है कि कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए जो 2014 अक्टूबर में प्रोफेसर कुंडू ने नजमा हेपतुल्लाह जब मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर उनको दी। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि द बिगेस्ट कॉज ऑफ मुस्लिम्स ड्रॉप आउट इज फाइनेंशियल वेयरविदॉल। अब जब अब ये कॉज है और उन्होंने कह दिया कि ड्रॉप आउट रेट दलितों से ज्यादा है मुस्लिम समाज में, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट में, आप क्यों रोक रहे हैं उनको स्कूल से? भाई वो हिजाब पहनकर आ रही है, नकाब पहनकर, क्या फर्क पड़ता है उसमें? वो तो कोई, अगर आपको लगता है कि वो एक अच्छी चीज नहीं है तो ठीक है, आप रखिए, मगर आप कैसे मजबूर करेंगे? मैं कपड़े कैसे पहनूं आप तय करेंगे, मैं खाना क्या खाऊंगा आप तय करेंगे, मैं क्या बोलूंगा आप तय करेंगे, मैं कैसे जीऊंगा आप तय करेंगे। आप नहीं करूंगा तो गोली मारेंगे या मेरा समाजी बाइकआउट करेंगे। यही तो कह रहा हूं, ये रेडिकलाइजेशन नहीं है तो क्या है? भाई वो बच्चियां अगर किसी स्कूल में जा रही हैं तो उसको वेलकम करिए ना। वो समाज से आती है जहां पर उनका लिटरेसी रेट, उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है, और फीमेल लिटरेसी रेट तो मुस्लिम महिलाओं में दूसरे महिलाओं से सबसे कम है। आप तो वेलकम करना चाहिए ना। आपको ऑब्जेक्टिव, इस देश का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। अगर इस देश में 14% मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे, यानी बराबरी पर आ जाएंगे दूसरे कम्युनिटीज के, तो देश ही ताकतवर बनेगा ना, देश को मजबूती मिलेगी। ये कौन सा माहौल बनाया जा रहा है कि इनको डराओ, इनको दबाओ और फिर इन बताओ कि इनसे डर हमको खतरा है। सर तो आपको सोल्यूशन क्या लगता है, ये जो अभी हो रहा है देश में, इसका आपको सोल्यूशन क्या लगता है सर? कैसे किया जाए इस चीज को ठीक, और जनरल पब्लिक का माइंडसेट किस तरीके से बदला जाए सर? अब तो मतलब नहीं, इसका सोल्यूशन एक ही है कि मुस्लिम समाज को अपनी, चाहे वो कल्चरल आइडेंटिटी हो, पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो या कुछ भी हो, आपको उसको उस पर कायम रहना पड़ेगा। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप कॉम्प्रोमाइज क्यों करें जब संविधान और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको इस बात का इख्तियार देते हैं कि चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। आप उस चॉइस पे इख्तियार कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं किसी को बोलूंगा कि नहीं, मैं आपसे इंटरव्यू उसी वक्त करूंगा मैडम जब आप बुर्का पहनेंगे, मैं तो वो नहीं कर रहा हूं ना। और दूसरी बात यह है कि जब तक ये सो कॉल्ड जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी सेकुलर कहते हैं, आप चेंज करिए ना अपने आप को। आप डरते क्यों है बीजेपी से? आपको ये लगता है कि अगर हम इनकी बात करेंगे तो हमको दूसरी कम्युनिटी का वोट नहीं मिलेगा। अरे भाई, आपको फर्क दिखाना पड़ेगा ना बीजेपी से, तभी तो बीजेपी को हरा पाएंगे आप, वरना तो फिर ओरिजिनल है तो क्लोन को क्यों एक्सेप्ट करेगा कोई भी? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी तो सर एक बात हो जाती है, बीजेपी को हराना ना हराना, लोगों का सोच जो होता जा रहा है, घरों घरों तक अब इस तरीके का माहौल हो गया है। आपको उसका सोल्यूशन क्या लगता है सर? किस तरीके से लोगों को ये बात समझाई जाए कि हम लोग ऐसा था ही नहीं, सब एक साथ बड़े हुए हैं, सब एक साथ पले बड़े हैं, तो उन लोगों का दिमाग में किस तरीके से ये बात पहुंचाई जाए? आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप इतने बड़े मुस्लिम लीडर हैं, आप उसके लिए कैसे, क्या सोल्यूशन है आपके हिसाब से? आप इतने बैरिस्टर हैं सर, आप संविधान को आप इन टोटल इंप्लीमेंट करिए, उसके स्पिरिट को समझिए। अगर आप हर चीज में राजनीति करेंगे और आप कानून बना दिए कर्नाटका में कि इस तरह कपड़े नहीं पहन सकते, आप होते कौन है भाई कपड़े आप पहनने वाले? कैसे कपड़े पहनूं ना पहनूं मैं? आप तो संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जहां तक मेरी बात सुनेंगे आप, मैं जब हैदराबाद में स्कूल में पढ़ता था
कॉलेज में पढ़ता था, जो हमारे आज भी मेरे दोस्त हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर मेरे एक दोस्त हैं किशोर ने जब हम पे हमला हुआ तो उन्होंने मुझसे फोन किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि किशोर की आंटी मदर ने और किशोर की आंटी ने, जो हमारे गौतम एक दोस्त है उनके वो एमएलए भी है आंध्रा में, रोकर मुझसे बात किए कि बेटा हम प्रार्थना कर रहे थे, हम बहुत, मैंने लिटरली दे वर शॉक्ड, रो रहे थे। यही तो चीज की जरूरत है। और मिलना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, एग्री टू डिसएग्री करिए। मैं और किशोर बहुत सी चीजों पर एग्री नहीं करते, मगर वो एक मोहब्बत तो है, नफरत नहीं है। वो एक समझ है। मगर अगर वही आप इसको खत्म कर देंगे तो सोशल फैब्रिक कहाँ रहेगा? क्या सोशल फैब्रिक रहेगा आगे जाकर? और ये जनरेशन को जो लड़कियां चाहे किसी मजहब की हो, जो अभी 16-17 साल की, अभी जिंदगी में कदम नहीं रखा, अगर उन्हीं के दिलों में आप इस तरह की नफरत पैदा कर देंगे तो कल इस देश का मुस्तकबिल तो वही लोग रहेंगे ना, वही इस देश को चलाएंगे, वही तो फ्यूचर रहेगा। तो अब फिर आप कौन सा पैगाम दे रहे हैं उनको? क्या आप कर रहे हैं? कितनी नफरत उनके उन नौजवान यूथ में, बल्कि अभी तो यूथ में भी नहीं खत्म रखा, अब उनमें उनके दिलो दिमाग में डाल रहे हैं, और अपने सियासी रोटी के फायदे के लिए। और आप एक डालता है, एक खामोश बैठे रहता है, खाली उसमें से एक दो स्टेटमेंट दे देते हैं। ये ठीक नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इंटरेक्शन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। हाँ, यकीनन आपको भारत देश का तो कोई रिलीजन नहीं है। भारत देश उनको भी मानता है जिनका कोई रिलीजन नहीं है। यही तो इस मुल्क की खूबसूरती हमको समझने की जरूरत है। और हम इस खूबसूरती को, इस मोहब्बत को अगर हम अपने हाथों से कमजोर करेंगे तो फिर ये तो अच्छा नहीं होगा। Sir, do you consider yourself a national leader, or do you consider yourself first a leader who is right now working, focusing to uplift the Muslim community of this country? I am not at all a leader. मैं मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जो अपने आप को लीडर समझते हैं, बनना चाहते हैं, बन जाइए। मुझ पर एक जिम्मेदारी अवाम ने दी है, मेरी पार्टी की जिम्मेदारी मेरे पार्टी के लोगों ने दी है। मैं उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा पूरा यकीन भारत के संविधान में है। और भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी को हासिल करो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब प्रियम्बल में लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, तो इसको हासिल करना है। ये टूल्स हमको दिए गए हैं और उसको हासिल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मेरे जिंदगी का मकसद ये है कि मुसलमान समाज में लीडरशिप बने। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम समाज में लीडरशिप बने, पॉलिटिकल लीडरशिप बने, एजुकेशन में लीडरशिप बने, जर्नलिज्म में वो लोग आगे आए। ये हर महज पर हम कोशिश करना चाह रहे। इससे समाज मजबूत होगा, इससे कोई टूटने की बात तो नहीं हो रही ना। जब आपका एम्पिरिकल डेटा कहता है कि हर मैदान में मुसलमान पीछे है, तो हमारी ख्वाहिश है कि भाई आगे आए वो और उनको उनका हिस्सा मिले। क्या आप सबको साथ में लेके चलते हैं, या सिर्फ ज्यादा फोकस फिलहाल मुस्लिम कम्युनिटीज पे किया जा रहा है, कि सभी के हित के बारे में आप सोचते हैं? देखिए, नहीं, आपने सवाल, अच्छा सवाल किया। मेरी कोशिश, मेरी जिद्दोजहद यही है कि जो सबसे नीचे कौन है, जो दबावा कुचला हुआ है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हो, चाहे वो अति पिछड़ा समाज के लोग हो, चाहे वो दलित समाज के लोग हो, इनको उठाने की जरूरत है ना। हम किसी एक समाज के खिलाफ नहीं है, ना है, और सिर्फ एक ही समाज के अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करते, सबकी बात करते हैं। जो जनता हमारे पास आती है, हम सबका काम करते हैं, सबकी तकलीफ को सुनते हैं, सबके लिए लड़ते हैं, सबके लिए जाकर आवाज उठाते हैं। तो ऐसा ये बात गलत है। जो लोग समझ रहे हैं उनको रियलिटी नहीं मालूम हमारी पार्टी की। सर, आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में आप कितना अभी सीट ले जाएंगे? आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का अभी इलेक्शंस में क्या होने वाला है? क्वेश्चन सर, क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? मैं इतना कह सकता हूं कि 2017 से बेहतर हमारा परफॉर्मेंस होगा। अब ना तो मैं कोई ज्योतिषी हूं, ना कोई मैं सेफोलॉजिस्ट हूं। मेरे हाथ में एक पॉलिटिशियन हूं और मेरे बस में है मेहनत करना और जनता के दिल में अपनी बात को पहुंचाना, ताकि वो वोट में कन्वर्ट हो। हम वो कोशिश कर रहे हैं, पर पहले से बेहतर परफॉर्मेंस होगा और उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि
कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, ये सब हमको 10 मार्च के दिन सब खुल जाएगा। ये 10 मार्च को जो होगा हमें कुछ नहीं पता क्या होगा, पर अगर हो सके कि अगर बीजेपी आपके पास आए कि भैया हमको चाहिए कुछ सीट मेजोरिटी बनाने के लिए, या आपके पास सपा आरएलडी आए कि भैया हमें चाहिए कोई सीट मेजोरिटी बनाने के लिए, आप क्या दोनों में से किसी का भी साथ देंगे, या इट्स अ क्लियर कट नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट ईदर ऑफ द साइड्स? देखिए, जब हमको चुनाव से पहले मीडिया ने सवाल किया था कि इस चुनाव में आप किसी से अलायंस करना चाहेंगे, तो हमने कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर अलायंस के लिए तैयार हैं। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं निकालिए कि हम बड़े बेचैन थे कि समाजवादी से अलायंस हो जाए। सवाल किया गया, उसका जवाब दिया गया। तो हमारी नजर में हमारा और एक ऑब्जेक्टिव है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार ना बने। ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, हमारे कैंडिडेट्स और बीजेपी की सरकार ना बने, हम इस पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब अगर सपा आएगी तो आप हो सकता है आप उनका साथ दे दें, अगर उन्हें मेजोरिटी बनाने के लिए कुछ सीटों की जरूरत हो? नहीं, देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी और 10 मार्च के दिन नतीजा निकल कर आएगा। मैं नहीं बता सकता कि क्या होगा, क्या जो स्पेकुलेट करना बहुत गलत है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में। दैट इज करेक्ट। घर पे आपका क्या माहौल होता है? कभी कभार बोलते हैं सर आपके बच्चे या मैम बोलती होंगी कि अरे क्या तुम कहाँ फंस गए हो, इसको सब छोड़ो और निकलो इसमें से? अब बस अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमको मौका दिया गरीब मजलूम अवाम के ताल्लुक से इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब घर की जिम्मेदारी घर की है, तो अब जाहिर है इंसान वो कामयाब है जो घर की जिम्मेदारी भी निभा सके और अपनी जो बाहर की जिम्मेदारी है वो भी निभा सके। तो हम कोशिश कर रहे हैं मैडम, हम कोशिश कर रहे हैं। सर ऑफ टाइम में चिल या रिलैक्स करने के लिए आप क्या करते हैं? गाना सुनते हो? नहीं, बहुत कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, पॉलिटिशियन को आप लोग बहुत लार्जर देन लाइफ इमेज बनाए थे कि हमारे पास टाइम सही बात है। हमको लगता है सर आप लोग कुछ करते ही नहीं होंगे, आप लोग पूरा दिन से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। नहीं, गलत बात है। यकीनन टाइम मिलता है और टाइम निकालना भी चाहिए आपको, ऐसा नहीं है। ये हमको बड़ा, आप जब जर्नलिस्ट सवाल करते हैं और बाद में आप लोग हंसते हैं बाद में कि देखो इसके ट्रैप में आ गया ये, पॉलिटिशियन बहुत खुश होता है, वो बता रहे नहीं हम तो भाई 19-18 घंटे काम करते हैं। अरे क्या है, क्यों झूठ बोलते हैं? करते हैं काम, जाहिर है। आप अपना फोन उठाइए, काम करिए और मेहनत करना है, मगर ऐसा नहीं है कि आपको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकलता। बस सर एक लास्ट, अब इसको खत्म करते हैं सर इंटरव्यू को। मुझे एक लास्ट अपना गेस बता दीजिए, रियलिस्टिकली बताइएगा, एज इंटरव्यू कैमरा ऑन, रियलिस्टिकली मन आपका क्या कहता है कि आपका ये आइडिया यूपी इलेक्शन 10 मार्च को आपको क्या लग रहा है सर, किस तरफ घूम जाएगी बात? नहीं, मुझे लगता है अपना चांस अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे लगता, हाँ बिल्कुल, अब अच्छा चांस लगता है इंशाल्लाह। दिस इज प्रॉपर political person को answer, but it's okay. हाँ, नहीं, you are absolutely right. It is a politically right answer to give to a journalist like you. Okay, thank you so much, sir. Thank you for speaking. And you please take care. आप ख्याल रखें अपना, and all the best, sir. Thank you. शुक्रिया मैम।